नमस्कार, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं अमृता मेहरोत्रा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अक्सर लोग शुरुआती दौर में इसे एक सामान्य बीमारी की तरह से लेते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे एक विकराल रूप ले लेता है जिसका पता ही नहीं चलता। हम बात कर रहे हैं अपने शरीर के अभिन्न अंगों की, नाक, कान और गला। इससे जो भी समस्याएं हैं उसका निदान क्या होना चाहिए, इसी विषय पे आज हम बात करेंगे अपने नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीएन लाल जी से। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपका हमारे प्रोग्राम हेल्थ ऑफ गोरखपुर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम नाक, कान और गला के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर क्या चिकित्सा शास्त्र में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं? जी हाँ, नाक, कान, गला तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, क्योंकि नाक का सीधा संबंध एक ट्यूब होती है जो कि कान से कनेक्ट करती है, इस स्टेशन ट्यूब बोलते हैं। तो उसके थ्रू नाक के सारे इन्फेक्शन जो है वो कान में जा सकते हैं। इसी तरह से नाक का सीधा कनेक्शन गले से भी होता है। तो इसलिए ये तीनों बीमारियों को एक ही विशेषज्ञ देखते हैं, क्योंकि एक जगह की बीमारी के लक्षण दूसरे एरिया में आ सकते हैं। सर, आजकल नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस स्थिति में लोगों को अपने कान पर कितना विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? दिन पे दिन नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है, और एक जो अपर लिमिट डिसाइड की गई है वो 80 डेसिबल की डिसाइड की गई है कि इतना सेफ़ होता है। इससे ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नुकसान बॉडी का बढ़ता जाता है। और अगर हम 120 डेसिबल और 130 डेसिबल तक जाएं, जो कि पटाखों की आवाज़ वगैरह होती है, तो उससे बहुत थोड़े समय में कान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर और द लेवल ऑफ एक्सपोजर, मतलब कितनी तेज़ आवाज़ है, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ है तो केवल कुछ ही सेकंड में कान को नुकसान पहुंचा सकती है। थोड़ी कम आवाज़ है लेकिन ज़्यादा देर तक रह रही है, वो भी कानों को उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है। सर, आज की जनरेशन है, बात करें तो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, कान में ईयरफोन लगाते हैं और ईयर प्लग लगाते हैं, वो कितना घातक होता है उनके लिए? ईयरफोन ईयर प्लग से थोड़े बेटर हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ईयर प्लग से कान को बंद कर दिया जाता है एक तरह से। कान में एरेशन बहुत ज़रूरी है, तो अगर लगातार काफ़ी देर तक ईयर प्लग्स लगाए जाएं तो कान का वेंटिलेशन प्रभावित होता है, कान का पसीना सूखता नहीं है, तो उसके अंदर जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो फ्लरिश करने लगते हैं। तो इससे वो कान में इन्फेक्शन की गुंजाइश बढ़ जा सकती है। तो मेरा विचार ये है कि अगर ईयर प्लग के बजाय ईयरफोन लगाएं वो बेटर होगा। और बहुत लंबे समय तक तो लगाना डेफिनेटली उचित नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि थोड़ी आवाज़ भी अगर लंबे समय तक कान को प्रभावित करे तो वो कान को नुकसान होता है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जज नहीं कर पाते कि कितना तेज़ म्यूज़िक बज रहा है या कितने तेज़ ऑडियोज़ हैं, और उसको काफ़ी तेज़ करके सुनते हैं, तो उस स्थिति में कान को डैमेज हो सकता है। सर, कान में खुजली होती है, इन्फेक्शंस होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक जो घरेलू ट्रीटमेंट होता है ज़्यादातर लोग करने लगते हैं, तो उस स्थिति में एक डॉक्टर की परामर्श कितना ज़रूरी है? कान में हल्की फुल्की खुजली के लिए तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ये कान खुश्की की वजह से होता है, कान में ड्राइनेस हो जाती है, तो वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। चाहे तो बाहरी हिस्से में आप कोई वैसलीन या कोई तेल वगैरह लगा सकते हैं, पर डेफिनेटली कान के अंदर कुछ ना डालें। बाहरी हिस्से में आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। सर, हम बात करें एक नवजात शिशु की, तो उसका कान कैसे साफ़ कर सकते हैं? सही मायने में नेचर ने सब चीज़ें इतनी अच्छे से बनाई हैं कि उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ कान बाहर से साफ़ करने की ज़रूरत है। कान के अंदर का एरिया बिल्कुल स्टेराइल एरिया होता है, वहाँ पे किसी भी तरह का मैनिपुलेशन जो है करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेचर ने कान को इस तरह से बनाया है कि कान की स्किन जो है वो अंदर से बाहर की तरफ माइग्रेट करती है, ग्रो करती है। तो जो कुछ भी गंदगी वगैरह होती है वो कान के अंदरूनी हिस्से में वो धीरे धीरे समय के साथ में बाहर आती जाती है और बाहर गिर जाती है। तो आप अगर उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो अननेसेसरली एक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ट्रॉमा प्रोड्यूस करते हैं, और एक गंदगी जो नेचुरल तरीके से बाहर आने की कोशिश कर रही है उसे आप वापस ढकेल देते हैं अंदर। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक नेचर ने बहुत अच्छा मैकेनिज्म कान साफ़ करने के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। आप सिर्फ नहाने के बाद बच्चे के कान को बाहर से मुलायम कपड़े से पोंछ दीजिए, उतना सफिशिएंट है। सर, मौसम बदलने लगता है, और जब मौसम बदलने लगता है और जब मौसम बदलता है तो लोगों के गले में इन्फेक्शन, खराश हो जाती है, वो ज़्यादातर बाहर से मेडिसिन ले लेते हैं, तो ये कितना सही है उनके लिए? हाँ,
हल्के फुल्के इन्फेक्शन के लिए गरारा करना या एंटी एलर्जिक ले लेना जिसकी वजह से गले में जलन वगैरह हो रही है, लेने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वो थोड़े समय के लिए लिया जाए, 3 दिन 4 दिन। और आमतौर पे इन्फेक्शंस या वायरल इन्फेक्शंस अपने आप ही 3-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर जलन रह रही है या पेन भी रह रहा है या कोई अन्य समस्या है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना उचित रहेगा। अपने मन से आप एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाएं ना लें। सर साइनस की भी प्रॉब्लम होती है, ये नाक से रिलेटेड होता है, तो ये क्या है सर? साइनसिस मूल रूप से खाली स्पेसेस होते हैं हमारे चेहरे में, दोनों तरफ नाक के साइड में और नाक के ऊपर और दोनों आँखों के बीच में। कुल मिला के जो है 8 साइनसेस होते हैं, 4-4 दोनों तरफ। तो बेसिकली इनका फंक्शन ये होता है कि एक तो चेहरे को का वेट कम करते हैं और वॉइस में रिजोनेंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये खाली जगह होती है, इनमें हवा भरी रहती है। और एयर कंडीशनिंग करते हैं, मतलब हवा जो हमारे नाक में से होके फेफड़ों में जाती है उसको एक बड़ा एरिया प्रोड्यूस करते देते हैं, जिसकी वजह से वो एयर का प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो, जो जिससे कि वो जब लंग्स में पहुँचे तो वो बिल्कुल सही टेम्परेचर और सही ह्यूमिडिटी पे हो। और सर लोगों को खर्राटे लेने की आदत होती है और हिचकियाँ आती हैं तो वो बहुत विकराल रूप ले लेता है, तो ये कितना घातक है उनके लिए? हिचकियाँ आमतौर पे गले से नहीं आती हैं, उसका संबंध या तो सिर से होता है, मतलब ब्रेन से होता है, या पेट से होता है। पर फिर भी अगर हिचकियाँ लगातार प्रभावित कर रही हैं तो उसको लाइटली ना लें, ज़रूर उसका न कुछ कारण ज़रूर एब्डोमेन में या ब्रेन में हो सकता है, तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और सर जो खर्राटे लेते हैं उसके लिए? हाँ, खर्राटे एक बड़ी समस्या होती जा रही है आजकल के दिनों में, क्योंकि इनिशियली तो ये सोशल प्रॉब्लम होती है, जिससे कि मतलब किसी को खर्राटे आ रहे हैं तो उसकी वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन लेटर ऑन ये मेडिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि होता ये है कि जो आदमी खर्राटा ले रहा है वो आमतौर पे मुंह से सांस ले रहा होता है और धीरे धीरे करके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और सर गले की बात करें तो आजकल थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वो एक कैंसर का रूप ले लेता है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? थ्रोट इन्फेक्शन अलग चीज़ है, कैंसर अलग चीज़ है। थ्रोट इन्फेक्शन तो आमतौर पे हमारा पॉल्यूशन जो है उसकी वजह से हो सकता है, या कोई बैक्टीरिया है, पानी में कुछ कमी है, या खाने पीने में किसी तरह का हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया है, तो उसके थ्रू थ्रोट इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो कि मूलतः वायरल होते हैं, कभी कभी बैक्टीरियल भी होते हैं। उनका आसान इलाज है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ज़्यादातर वायरल अपने आप ठीक हो जाते हैं, नहीं तो एंटीबायोटिक्स हैं, दवाएँ हैं। लेकिन कैंसर एक अलग चीज़ है, पर अक्सर थ्रोट के कैंसर्स को शुरुआती दिनों में इन्फेक्शन समझ के ट्रीट किया जाता है, दर्द की दवाएं, एंटीबायोटिक, ये वो। तो उस स्थिति में ज़रूर कैंसर विकराल रूप धारण कर सकता है। और एक आसान सी चीज़ जो कि किसी भी ENT का विशेषज्ञ आराम से पकड़ सकता है, उसको छोड़ दिया जाता है एंटीबायोटिक्स के भरोसे, दर्द की दवाओं के भरोसे, और जब वो एडवांस हो जाता है तब वो डायग्नोज होता है। तो इसलिए अगर थ्रोट की कोई भी समस्या 3-4 हफ्तों से ज़्यादा चल रही है तो डेफिनेटली एक विशेषज्ञ से सलाह लेने की ज़रूरत है। सर उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों की सुनने की शक्ति और आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है, मतलब गला बैठने लगता है कहीं तो इस स्थिति में उनको किस उम्र से ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है? नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि 40 साल या 50 साल के बाद जो है ग्रेजुअली नर्व्स जो है वो वीक होने लगती हैं, नर्व सेल्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं। इसको हम लोग प्रेसबायोसिस कहते हैं। जैसे कि ओल्ड एज अपने जिस तरह से ओल्ड एज में चश्मा लगना शुरू हो जाता है 40-45 साल के बाद, वैसे ही कान में भी 40-45 साल के बाद सुनाई कम होने लगती है। और शुरुआत में ये होता है कि चीज़ें सुनाई देती हैं लेकिन समझ में नहीं आती हैं, कि आदमी ये कहता है कि हम 4 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं तो किसी ने क्या कहा हमें समझ में नहीं आया, सुनाई तो दिया, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सुनने में भी दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए ये है कि और जो लोग शोर से एक्सपोज्ड हैं या जो लोग डायबिटिक्स हैं, ये इस तरह के लोगों में थोड़ा और जल्दी भी शुरू हो सकता है। सर चलते चलते 2 शब्द हमारे दर्शकों को कि वो अपना ध्यान कैसे रखें? ये तीनों अंग बहुत नाजुक हैं, नाक, कान, गला। तो सबसे पहली बात तो इसमें कोई कोताही न बरतें। कोई भी समस्या हो, ठीक है, केयर तो करना बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन हर जगह प्रायोरिटी पे रहती है। तो नाक के लिए जो है ये प्रिवेंशन है कि नाक को जोर से साफ़ ना करें, रगड़ें नहीं,
छींकते समय मुंह खोल के छींकें, खांसते समय जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से गला न साफ़ करें, कान में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन न करें, कान को साफ़ करना, कान में पानी जाना, ये सब चीज़ों से बचें। थ्रोट के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ये सब ना करें। और सबसे बड़ी बात जो है वो टोबैको का प्रयोग ना करें। सबसे घातक समस्या जो थ्रोट के लिए होती है वो तंबाकू ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तंबाकू, पान, गुटखा, मसाला, गुल, कोई भी तंबाकू सेफ तंबाकू नहीं होती है। लोग एक छोड़ के दूसरा पकड़ते हैं, बट वास्तविकता यही है कि कैंसर वाले लोगों में 90% लोगों में कहीं ना कहीं तंबाकू का एक्सपोजर ज़रूर होता है। और अगर हम तंबाकू छोड़ दें तो हमारा रिस्क, जिसको रिलेटिव रिस्क कहते हैं, वो 6 गुना कम हो सकता है। यानी कि एक तंबाकू लेने वाला मरीज अगर है तो उसमें कैंसर होने की संभावना 6 गुना ज़्यादा होती है बनस्पत उस मरीज के या उस आदमी के जो कि तंबाकू नहीं लेता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप एक चीज़ छोड़ते हैं तो अपने आप को कैंसर से आप बचा सकते हैं, गले के कैंसर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। अगली कड़ी में अगले विषय के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।